हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक कोड को हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। अभी जेनेटिक कोड के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताना बाकी है और हम आपको एक दो क्लास से ये बताते आ रहे हैं कि अगर हमें किसी डीएनए का 3 to 5 एंड या 5 to 3 एंड किसी भी एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर पता है तो उससे बनने वाले प्रोटीन का हम लोग पता लगा सकते हैं। और कैसे लगा सकते हैं इसके लिए कल हम लोगों ने थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन भी दिया था और पूरा का पूरा जेनेटिक कोड के बारे में आपको कल बताया था। तो उस क्वेश्चन को अगर आंसर अभी टिल इवनिंग तक कुछ बच्चों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया कि हाँ उसका आंसर क्या होगा, या वो ये सोचते हैं कि कल उनको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपके रिप्लाई से हमें यह पता चलता है कि आप कितना सिंसियर हैं। आप पढ़ना आपको है, रिजल्ट आपको निकालना है, हमें सिर्फ अपनी जॉब करनी है। बस जो बच्चा सिंसियरिटी दिखाते हैं तो उनसे हमें यह फायदा होता है कि उनके बारे में हम समझ पाते हैं कि उनका मेंटल एबिलिटी क्या है और उस बच्चे को और क्या देना चाहिए। तो ये रिजल्ट जो है वो हमारे और आपके कॉपरेशन का पार्ट होता है। अगर हम अपने तरफ से कितना भी वर्क कर लें और आपके तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो वो जीरो है, नथिंग। तो उस समय हम सिर्फ अपनी जॉब करते हैं। लेकिन जब आप रिप्लाई आपका आता है और आपके एक्चुअल कंडीशन का हमें पता चलता है तो हो सके कुछ कमियों को हम दोबारा आपको रिपीट करा के कुछ करके हम उससे पूरा कर सकते हैं और उस रिस्पॉन्स से हमें एनर्जी भी मिलती है ताकि हम और ज्यादा आपके लिए काम कर सकें। ठीक है, तो पहले इन चीजों को आपको समझना होगा। दिस इज योर जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। मुझे क्या करना है वो मैं कर रहा हूं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे तरीके से हो सकता है मैं वो कोशिश करता हूं। आपके तरीके से क्या हो सकता है ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए अपने फ्यूचर के लिए, अपने पेरेंट के लिए, अपने कैरियर के लिए, इन सारी चीजों के लिए। तो चलिए पहले हम लोग जो कल का जो हमारा जो क्वेश्चन है कि मैंने एक डीएनए के सीक्वेंस को दिया था और उस डीएनए के सीक्वेंस से फटाफट कैसे हम निकाल सकते हैं, और आपको मैंने ये भी बताया था कि कैसे किसी अमीनो एसिड का हम लोग विद इन द 30 सेकेंड या विद इन द मिनट कैसे उसका नाम लिख सकते हैं एक सीक्वेंस से। तो पहले जो डीएनए का सीक्वेंस है हम लोग उसको लिख लेते हैं कि वह डीएनए का सीक्वेंस क्या था। तो वह डीएनए का सीक्वेंस जो है वह था हमारे पास, हमने दिया था आपको इस तरह से डीएनए, और इस डीएनए का सीक्वेंस ए टी जी सी सी जी 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 ए सी सी ए सी 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 ए टी ए सी ए टी ए सी, इतने सीक्वेंस थे। ओके, ए टी जी सी सी जी जी सी सी जी जी ए सी 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 ए सी 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 ए टी ए सी, ये था। ठीक है, अब चलिए अगर हम इससे बात करें कि यह अगर 3 to 5 एंड है, ओके, तो इससे एमआरएनए किससे बनता है 3 to 5 एंड वाले से, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ। तो इससे बनने वाला जो एमआरएनए होगा वो कैसा होगा, यह एमआरएनए होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है तो टी की जगह पे यू आ जाएगा, यहां पर ए, ये सी जी जी सी 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 जी जी सी सी, हाँ, यू जी 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 यू ए यू सी, देख रहे हैं। तो ये आ गया सीक्वेंस। यू ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है तो आरएनए में टी के जगह पर यू आएगा, तो यू ए, फिर आपका सी जी जी सी सी यू जी 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 और यू ए यू जी होगा यहां पर।
ठीक है, सी, ये जीसी है तो इधर जी। अब आपको पता है कि 3 कंसेक्यूटिव एडजेसेंट वाले ये 3 जो होते हैं वह एक कोडॉन है, उसके बाद का जो तीसरा होगा 3 वो दूसरा कोडॉन होगा, फिर उसके बाद का 3 जो होगा वह नेक्स्ट कोडॉन, उसके बाद का 3 जो है वह नेक्स्ट कोडॉन, और उसके बाद का ये जो 3 होगा वह नेक्स्ट कोडॉन। अब फटाफट आप निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया था, जैसे आप यहां पर देखो यूएसी है, तो यूएसी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड या रो को रिप्रेजेंट करता है, ये सॉरी मतलब ये जो है वह फर्स्ट रो को, या सेकेंड जो लेटर है वह कॉलम को, और थर्ड लेटर स्पेसिफिक यानी स्पेशल हो गया। अब आप देखो यू इधर वाले में अगर आप इस तरह से थोड़ा बना लेंगे, ठीक है, तो आप याद करो छोटा सा ये बॉक्स, और ऐसे ऐसे टोटल 1 2 3 4, ठीक है, टोटल 16 हो गया, सब में 4 4। इसमें यहां पर क्या फर्स्ट लेटर क्या है, ये फर्स्ट रो को, यानी यू अगर पहला लेटर है, यानी कि फर्स्ट लेटर अगर ये फर्स्ट लेटर यू है, इसका मतलब जब भी होगा तो सबसे ऊपर वाले रो का होगा। यहां फर्स्ट लेटर क्या है इसका, इस कोडॉन का अगर हम लोग बात करें तो इस कोडॉन का फर्स्ट लेटर यू है, तो यू है, इसका मतलब जब भी होगा तो फर्स्ट रो का है। अगर यहीं पर जैसे यहां पर जी है तो जी का मतलब यू सी ए जी, यानी लास्ट रो यानी सबसे नीचे वाले का। तो फटाफट हमें यह पता चल गया कि फर्स्ट लेटर यू है यानी फर्स्ट रो का होगा, क्योंकि इन सभी में पहला लेटर क्या आता है, यू यू यू, सब में आपको यू 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 सब में आया था, फर्स्ट लेटर यू यू करके आया था। अब सेकंड लेटर देखो ए है, तो फर्स्ट लेटर यू सेकंड लेटर ए, यानी अब कॉलम वाइज यू सी ए जी, यानी ये सेकंड लेटर जो है वो कॉलम को यानी थर्ड कॉलम में आ गए हम लोग। अब आपको इतना तो पता चल गया कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो इस कॉलम में से है, जो भी होगा ये 2 से ही आपको अंदाजा लग गया कि इस कॉलम का है। अब आप याद करो कि इस कॉलम में क्या क्या लिखाए थे, तो इस कॉलम में आपको हमने बताया था शॉर्ट में याद रखने के लिए कि टायरो स्टॉप करो हिस्टी, टायरो स्टॉप करो हिस्टी ग्लूटामिन को, एस्प्रा लाई है हिस्टी ग्लूटामिन को, एस्प्रा लाई है एस्पार्टेट ग्लूटामेट को। इतनी बातें हो गई। अब इसमें कौन कौन आया था, तो इसमें आया था 2 टायरो, और 2 जो थे वह टायरो के थे और 2 स्टॉप कोडॉन, तो यहां पे बात आ गई। अब इसमें से भी स्पेसिफिक कौन सा है, तो यहां पर स्पेसिफिक सी दे रहा है, तो यहां पर क्या था यू सी ए जी, तो ये जो ए और जी वाला था वो दोनों स्टॉप कोडॉन के लिए था यहां पर, और बाकी ये यू और सी वाले जो थे वह क्या थे, टायरोसिन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसका कोड हो गया, ये हो गया टायरोसिन का। फटाफट पता चला बेटा। फिर आइए सेकंड में, अब और निकालने का फटाफट आपको तरीका इसी तरह से, आप जी जी और सी है, यानी फर्स्ट लेटर जो है फर्स्ट लेटर जो है वह रो को, तो कौन से रो में आ गए, सबसे लास्ट वाले रो में, सबसे लास्ट वाले रो के कौन से कॉलम में, तो यू सी ए जी, ये लास्ट वाले रो में आ गए। और लास्ट वाले रो, अब आपको उतना की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाले रो का चारों क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, तो यहां पर तुरंत आपको तीसरा लेटर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा चारों ब्रैकेट किसके लिए है, वैलिन के लिए है, एसपीटी है ये एलानिन के लिए है, यहां पर 2 एस्पार्टिक एसिड और 2 ग्लूटामेट के लिए होगा, और ये पूरा का पूरा ग्लाइसिन के लिए होगा। ये याद रखने का तरीका है, विद इन द 30 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। आप देख लो, जी जी सी, जी मतलब दिमाग में लाएंगे लास्ट, उसके बाद दूसरा जो है वो ये पहला लेटर जी आया मतलब लास्ट रो, यू सी ए जी, फोर्थ मतलब लास्ट रो नीचे का, और उसके बाद सेकेंड लेटर जो है, या सेकेंड लेटर क्या है, तो कॉलम के लिए, तो लास्ट कॉलम, ये जी नीचे से सबसे लास्ट वाले में हमको ध्यान है ग्लाइसिन होता है, हो गया ये यहां पर ग्लाइसिन, तो ये हो गया टायरोसिन, ये हो गया ग्लाइसिन,
अब आइए CUG, फिर से कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लेटर क्या है? C, UC यानी सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो की बात हो गई। इस रो में जितना भी पहला लेटर आएगा सबका CCC आता है, ठीक। अब उसके बाद U यानी इसकी बात हो गई है, तो इसमें क्या था? FL2IMV, तो F दो F से था यानी फिनाइल एलानीन, और दो जो है वह ल्यूसीन, और बाकी ये पूरा का पूरा क्या था? ल्यूसीन। यहीं से हमें मिल गया क्या? ल्यूसीन। GGU फिर से आ गए यहां पर, G यानी फिर से ये क्या हो गया? ये ग्लाइसिन, और AUG यानी A का मतलब ये AUG, तो A यहां पर आ गए फर्स्ट, ये थर्ड रो, और U जो है इसी में फर्स्ट, तो ये क्या था? AUG यानी A और ये U और लास्ट वाला G यानी यह हो गया मैथियोनिन। तो आप विद इन द सेकेंड, मतलब विद इन द मिनट, 30 सेकेंड 40 सेकेंड में आप फटाक से निकाल सकते हैं फटाफट कि इस ये जो कोड है वह किसका है, और आपको देगा। ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, होता है कि आपको जेनेटिक कोड है तो फटाफट आपको निकालना। अब वहां पे आप पूरा लिखेंगे टायरो स्टॉप क्रोमाल इतना शॉर्ट में, या 16 कॉलम बनाएंगे। सारा खेल टाइम का है, कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। खेल टाइम का, क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन टाइम कितना आप ले रहे हो, ये चीज है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि कम टाइम पे किसी चीज को आप देख सकते हैं कि कम टाइम पे हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कोड को। किसी भी कोड के लिए आप ये काम जो है वह कर सकते हैं। तो ये हो गया टायरोसिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन और मैथियोनिन का। तो आंसर आपको मिल गया, और फटाफट ये निकालना भी समझ गए कि कैसे हम फटाफट किसी का जेनेटिक कोड निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड जो कल लिखे थे हम लोग, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड के लिए सबसे पहले आ जाइए, हम लोग देखते हैं, हेडिंग देंगे अब हम लोग। आपको पहले कल के क्वेश्चन का आंसर और साथ ही साथ जेनेटिक कोड फटाफट कैसे निकालते हैं उसका एक ट्रिक भी आपको दे दिए, ठीक है। अब आइए हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें कि चलो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड क्या क्या है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोड या ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन एक जेनेटिक कोड जो होता है वह 3 एडजेसेंट बेसिस मिल करके, 3 सबसे नजदीकी वाले, यानी हम इस तरह से अगर कोई एमआरएनए दे रहे हैं बेटा, तो इस एमआरएनए पे, एमआरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होगा, तो यहां पर ए यू जी सी सी यू ए यू सी, ये समझो कि यह एक एमआरएनए है। तो एमआरएनए का जेनेटिक कोड कहां से होगा? तो ये 3 पहला फर्स्ट 3 यानी 5 to 3, तो 3 एडजेसेंट AUG, कोई भी अगर यहां पे G के जगह पर C भी हो सकता है, तो AUC, तो 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड या 3 एडजेसेंट बेसिस आर ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये हो गया, तो कहते हैं 3 एडजेसेंट बेसिस आर ट्रिपलेट कोडॉन। उसके बाद सेकंड में देखिए स्टार्ट सिग्नल या स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट कोडॉन जनरली जो है, स्टार्ट कोडॉन जनरली जो है वो क्या है, तो कॉमनली initiation codon is
AUG, यानी AUG का मतलब मैथियोनिन। आप जानते हैं AUG किसका कोड है? मैथियोनिन का। और साथ ही साथ कभी कभी रेयरली जो होता है वह GUG है। GUG जो है वह वैलिन का है। ओके, तो यह रेयरली है एंड वैलिन रेयरली। ओके, उसके बाद है स्टॉप सिग्नल या स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन, स्टॉप कोडॉन 3 है। कौन कौन? UAA, UAG और UGA। और याद रखने के लिए हमने आपको बोला था OAO। पहला जो होता है वह ऑर्चे, ORCHRE, ठीक है, फर्स्ट ऑर्चे। सेकंड में अम्बेल, इसको हम लोग कहते हैं अम्बेल, और इसको कहते हैं हम लोग ओपल। अब ये स्टॉप कोडॉन का मतलब क्या हुआ बता दूं? यहां पर यह कोई mRNA है और यहां पर मान लो बेटा ये बीच में ही यहीं पर क्या हो गया, और UAG आ गया। ठीक, अब यहां से प्रोटीन बनना चालू होगा। मान लो यहां से एक एमिनो एसिड का कोड आया यहां से यहां तक के लिए, ठीक, और उसके बाद यहां से यहां के लिए दूसरे एमिनो एसिड का कोड आया। दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए, लेकिन जैसे ही UAG आया यानी अब इसके आगे का इस कोडॉन से कोई एमिनो एसिड नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है, क्यों? बीच में AUG जो है वह किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो कोड नहीं किया तो tRNA अमीनो एसिड लेकर के नहीं आएगा। मतलब यहां पर क्या हो गया, अब स्टॉप हो गया, क्योंकि जब यहीं पर काम स्टॉप हो गया तो उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनना रुक जाएगा। तो ये जो तीन जो हैं mRNA के किसी भी जगह पर जहां पर आएंगे यानी वहीं तक प्रोटीन बन के काम रुक जाएगा, अब उसके आगे नहीं होगा। तो दिस इज दी, ये क्या है? ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो इन्हीं तीनों को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। हो गया। स्टॉप कोडॉन के बाद में है यूनिवर्सल कोड। देखिए यूनिवर्सल कोड का मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड में ये क्या हो गया था, ये फर्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन फर्स्ट, स्टार्टिंग कोडॉन 2 और स्टॉप कोडॉन 3, उसके बाद 4 में है यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड का मतलब कि अगर AUG का मतलब मैथियोनिन है तो यह AUG का मतलब मैथियोनिन जो होता है सभी में, चाहे वो वायरस में अगर न्यूक्लियोटाइड, वायरस का जो DNA है वह भी AUG का मतलब, तो वायरस के DNA से RNA बनेगा, तो वायरस में भी AUG अगर उसकी RNA में है तो उससे क्या मिलेगा? मैथियोनिन मिलेगा। अगर यही AUG प्लांट में है तो उससे भी मैथियोनिन मिलेगा। अगर ह्यूमन में है किसी भी स्पेसीज में तो उससे भी मैथियोनिन। अगर AUG जो है वह मैथियोनिन को कोड करता है तो सभी जगह मैथियोनिन को ही कोड करेगा। किसी भी दूसरे के ले लो, अगर GUG, ठीक है, GU और G ये जो है वह वैलिन का अगर कोड है तो कहीं पर भी वैलिन को ही कोड करेगा, किसी दूसरे को कोड। ऐसा नहीं है कि वायरस में GUG का मतलब वैलिन और प्लांट में GUG का मतलब प्रोलीन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल कोड, यानी किसी भी स्पेसीज में एक जो कोड है वो सभी में लागू होगा, सभी स्पेसीज में यह एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। GUG फॉर वैलिन, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, तो कोई भी स्पेसीज हो सभी में वह यूनिवर्सल होगा। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं हम लोग।
यूनिवर्सल कोड में एक कोडॉन specifies a codon specify the universal code from virus to plant and human. ठीक है, फ्रॉम वायरस टू प्लांट एंड ह्यूमन और ऑल स्पेसीज. एग्जाम्पल AUG कोड फॉर मेथियोनिन. AUG जो है वो किसको कोड करता है? कोड फॉर मेथियोनिन इन वायरस टू फंगाई और प्लांट और एनिमल ऑल. ठीक है, तो यही हुआ यूनिवर्सल कोड. यूनिवर्सल कोड के बाद में नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, यूनिवर्सल कोड के बाद में नॉन एम्बिग्यूअस, यानी कि ये क्या होता है नॉन एम्बिग्यूअस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये 4 प्रॉपर्टीज हो गया हमारे पास जेनेटिक कोड का. अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं. तो अब क्या है, 5th नंबर में क्या देखेंगे हम लोग? 5th नंबर की प्रॉपर्टीज, तो वो हो जाएगी नॉन एम्बिग्यूअस. नॉन एम्बिग्यूअस, नॉन एम्बिग्यूअस कि जो एक कोडॉन है कोई भी, तो एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है. बात समझ में आ रही है? कहीं पर आपने देखा कि कहीं पर भी AUG का मतलब अगर मेथियोनिन है तो AUG मतलब ही मेथियोनिन है. ऐसा नहीं है कि कहीं पर AUG का मतलब मेथियोनिन है और साथ ही साथ AUG का मतलब कहीं पर वैलिन भी दे देगा, नहीं. तो वन कोडॉन कोड ओनली फॉर वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड, नॉट एनी अदर. तो यही चीज कह रहे हैं कि नॉन एम्बिग्यूअस वन कोडॉन कोड only one amino acid, not any other. किसी दूसरे को कोड नहीं कर सकता है. यहां तक की बातें हो गई. अब आइए, जब यहां तक की बात हो गई उसके बाद में 5th हो गया. 5th प्रॉपर्टीज के बाद में 6th कॉमालेस. mRNA पे जो कोडॉन है उसके ऊपर कोई कॉमा या पंक्चुएशन नहीं होता है जिससे वो पहचान सके कि यही 3 जो है वह कोडॉन है. कहने का मतलब अगर इस तरह से कोई mRNA है और इस mRNA के ऊपर ये सीक्वेंस है AUG CCC GGG UAC GGC, ये इस तरह से है सीक्वेंस इसका. तो ऐसा नहीं है कि ये हमने क्या बोला कि 3 एडजेसेंट बेसेस आर वन कोडॉन. तो ऐसा नहीं होता है कि ये 3 बेस के बाद में कोई कॉमा या कोई पंक्चुएशन लगा दिया जाए जिससे वो पहचान सके कि यही 3 जो है वह किसी एक कोडॉन को कोड कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. ये तीनों सभी सीक्वेंस लीनियर में, इनके ऊपर कोई कॉमा कोई पंक्चुएशन कुछ भी नहीं होता है रीड करने के लिए. तो वो जब भी रीड करता है तो स्टार्टिंग से करेगा. कहां से? 5 to 3 में जो पहला 3 मिलेगा उसको 1 कोड मानेगा. उसके बाद का जो नेक्स्ट होगा वो उससे दूसरा कोड, उसके बाद का कोई तीसरा होगा तो वह ये क्या हो गया, इस तरह से है. लेकिन अगर इसमें से हम ए हटा दिए, देखो किसी एक चीज को डिलीट कर दिए, तो अब कैसा बनेगा कोडॉन? तो अब ऐसे बनेगा, इस तरह से कोड बन गया UGC. उसके बाद ये CCG, उसके बाद GUA, उसके बाद
सी जी जी और सी ऐसा ही रह जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक पंक्चुएशन या कॉमा हो जिससे पता चले, नहीं, वह स्टार्टिंग से लेगा, स्टार्टिंग से जो पहला 3 मिलेगा वह एक कोडॉन है। कौन? राइबोसोम। तो यही चीज होता है कि तो कहते हैं नो एनी पंक्चुएशन और कॉमा, नो एनी पंक्चुएशन और कॉमा present on mRNA to read codon. It is linear sequence और विच इज रीड बाय राइबोसोम या टीआरएनए। तो एक लीनियर सीक्वेंस में है और इसके ऊपर कोई पंक्चुएशन या कॉमा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कॉमालेस। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वह है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया? पोलैरिटी, तो अभी हमने आपको जो बोला था कि पोलैरिटी कैसा होगा, तो कहते हैं कोडॉन रीड ऑन mRNA from 5' to 3' डायरेक्शन। तो 5 से 3' डायरेक्शन में mRNA के 5 से 3' डायरेक्शन में कोडॉन को रीड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट 8 नंबर आई है पोलैरिटी के बाद में नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब है कि कोई भी एक कोडॉन या कोई एक जीन किसी दूसरे कोडॉन को ओवरलैप नहीं करता है। ओवरलैप नहीं करने का मतलब क्या है कि यहां पर यह एक एमआरएनए किसी दूसरे एमआरएनए को इस तरह से ओवरलैपिंग या एक जीन दूसरे जीन को ओवरलैपिंग नहीं है, या एक कोडॉन इस तरह से यूएजी और फिर यहां पर जो है ये हो गया और यहां पर फिर जो है सीसीसी और यहां पर जो है फिर CAG और इसके नीचे में यहां पे C आ जाए, कोई दूसरे का कोड आ जाए CCC GCC, ऐसा नहीं है, ये ओवरलैपिंग नहीं होता है, एकदम कंप्लीट लीनियर फॉर्म में होता है। इसी को कहते हैं नॉन ओवरलैपिंग, कि कोई भी एक कोडॉन किसी दूसरे कोडॉन को ओवरलैप करने का काम नहीं कर सकता है। ओके, तो ए नाइट्रोजन कोड in nitrogenous code 5 only one, in nitrogenous code specify only one codon। एक नाइट्रोजिनस कोड जो है सिर्फ एक ही कोडॉन को स्पेसिफाई करता है, बाकी किसी दूसरे को नहीं, तो इसीलिए वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। उसके बाद में देखिए डीजेनरेसी, डीजेनरेसी देखो, पूरे जब 64 का आप ऑब्जर्वेशन करोगे, 64 में से 3 स्टॉप कोडॉन है, बच गया कितना? तो 64 यहां पर देखिए 64 - 3 स्टॉप कोडॉन, टोटल 61, और ये जो 61 है वो किसी ना किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। बस स्टॉप कोडॉन में कोई अमीनो एसिड का नाम नहीं आया था, तो 20 अमीनो एसिड के लिए यहां पर टोटल कितने? 61 कोडॉन है। इसका मतलब कि जनरली 1 अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए ज्यादातर एक से ज्यादा कोडॉन है।
आप जैसे ग्लाइसिन को ही देख लीजिए या फिर वैलिन को ही देख लीजिए। वैलिन में क्या था, जी और यू, जी यू यू, ये भी क्या है, वैलिन के लिए है। फिर जी यू सी, ये भी वैलिन के लिए है। तो एक से ज्यादा कोडॉन किसी एक अमीनो एसिड के लिए होते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग डीजेनरेसी। सिर्फ दो एक्सेप्शन को छोड़ के, एक है मैथियोनिन, मैथियोनिन का एक ही कोड होता है, वह है एयूजी, और दूसरा है ट्रिप्टोफान, तो ट्रिप्टोफान के भी एक ही कोड है। ठीक है, तो ये जो दोनों है वह एक्सेप्शन है, बाकी जनरली जो है वह एक से ज्यादा कोडॉन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं और इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या, डीजेनरेसी। ठीक है, तो कहते हैं देयर आर 64 ट्रिपलेट, इसको डीजेनरेसी को ऊपर लिखते हैं हम, अच्छे से दिखाई देगा। डीजेनरेसी तो कहते हैं देयर आर 64 कोडॉन टू कोड फॉर 20 एमिनो एसिड। ठीक है, 20 एमिनो एसिड के लिए कितने हैं टोटल, 64 कोडॉन है। और इसका मतलब क्या हुआ कि वन एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन, जनरली, या सम एमिनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जैसे ल्यूसीन है या ग्लाइसिन है। ठीक है, ल्यूसीन को ही देखिए, ल्यूसीन को कितने हैं, ल्यूसीन को या आर्जिनिन को, ये सब के ल्यूसीन हैज 6 कोडॉन, ल्यूसीन हैज 6 कोडॉन, और इसी चीज को क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। अब एक्सेप्शन के रूप में कौन कौन है, आपको हमने 2 बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अच्छे से जानते हैं वो कौन है, तो वह है मैथियोनिन, और दूसरा यूजीजी, तो वह है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो एक हो गया एयूजी यानी मैथियोनिन और यूजीजी यानी ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ये जो दोनों है वह एक्सेप्शन है डीजेनरेसी के। अब एक होता है इसी में वोवल हाइपोथेसिस। वोवल हाइपोथेसिस क्रिक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, क्या कहता है ये हाइपोथेसिस, वोवल हाइपोथेसिस इसी में जानना है हम लोगों को। वोवल हाइपोथेसिस, ओके, या वोवल फॉर्म। ठीक, जनरली आप देखना कि जो स्टार्टिंग के जो 2 किसी कोडॉन के स्टार्टिंग के जो 2, जैसे आप देख लो, हमने क्या बोला था, 2 ही से मिल जाता है। आप एग्जाम्पल के रूप में जी 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 और जी, ठीक है, और यू 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 और यू, आप जी और यू से ही अंदाजा लगा लेते हो कि ये क्या हो सकता है, तो यह जो है वह एक वैलिन का कोड है। इतना से ही अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कि यू सी ए जी, ये तीसरे वाले का रोल ही नहीं रहता है ज्यादातर में। तो मैक्सिमम टाइम जो होते हैं जनरली थर्ड बेस जो है वह जेनेटिक कोड के सीक्वेंस को पहचानने में मदद नहीं करता है। तो सिर्फ 2 से ही जनरली जो है, इन्हीं 2 से हमें क्या मिलता है, एमिनो एसिड का पता चल जाता है कौन एमिनो एसिड का कोड है।
कभी कभी आता है, तीसरे का भी रोल आता है, लेकिन ज्यादातर दो ही से पता चलता है। इसी हाइपोथेसिस के बारे में जो बताएं उसी को कहते हैं हम लोग वबल हाइपोथेसिस। फिर से समझ लीजिए, कहता है कि जनरली सिर्फ दो ही कोडॉन, किसी कोडॉन में स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकेंड ही बेस जो है वह कोडॉन को कोड कर देते हैं कि वह कौन सा अमीनो एसिड का है। और इसी चीज को ये जो है बारे में जो बताएं कि सिर्फ दो ही, तीसरे का कोई रोल नहीं रह जाता है इस कंडीशन में, और इसी को हाइपोथेसिस को हम लोगों ने कहा, ये क्रिक ने कहा वबल हाइपोथेसिस। अब बात समझ में आ रही है? तो वबल हाइपोथेसिस इसी के बाद में, इसी के बारे में हमें बताता है। ओके, तो पोजीशन ऑफ थर्ड नाइट्रोजन बेस इन, क्या कहता है? थर्ड नाइट्रोजनस बेस का कोई रोल नहीं रह जाता है। तो यहां पर लिखेंगे पहले जनरली फर्स्ट एंड सेकेंड बेस ऑफ ए कोडॉन कोड फॉर एमिनो एसिड। फर्स्ट और सेकेंड से ही हमें क्या पता चला? किसी अमीनो एसिड के कोड के बारे में हमें पता चल जाता है। ठीक है, और द पोजीशन ऑफ थर्ड नाइट्रोजनस बेस द पोजीशन ऑफ थर्ड नाइट्रोजनस बेस का पोजीशन का कोई रोल है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वबल हाइपोथेसिस। द पोजीशन ऑफ थर्ड नाइट्रोजनस बेस इन ए कोडॉन बेस which does not code which does not code a codon. This is called वबल हाइपोथेसिस। किसने दिया था? तो क्रिक साहब ने दिया था। ये चीज हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग वबल हाइपोथेसिस। वबल हाइपोथेसिस, ये यहां तक की जो बातें हैं, ये वबल हाइपोथेसिस जो है यही चीज को बताता है। वबल हाइपोथेसिस जो है वह डिजेनरेसी में ही हम लोगों को देखना है। अब कुछ एक्सेप्शन है। ये जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज है कि नॉन ओवरलैपिंग होता है या स्टॉप कोडॉन, तो इसके कुछ एक दो एक्सेप्शन है। फटाफट में एक दो एक्सेप्शन को हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा। ओके, अब देंगे एक दो हम लोग एक्सेप्शन की बातें कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन हैं। देखिए, इसमें देंगे तो एक्सेप्शन फर्स्ट में जैसे पैरामेसियम और some other ciliates, पैरामेसियम में या कुछ अदर सिलिएटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो टर्मिनेशन कोडॉन है UAG और UGA, ये जो है ये टर्मिनेशन कोडॉन है। टर्मिनेशन कोडॉन किसी को भी कोड नहीं करता है। ठीक है, तो ये UAA या UGA, UAA और UGA कोड करता है ग्लूटामेट को, जबकि ये क्या है? स्टॉप कोडॉन है।
इसको एक कोई सी अमीनो एसिड को कोड नहीं करना था, लेकिन ये कोड कर रहा है किसको? ग्लूटामेट को। तो पहला एक्सेप्शन हमें देखने को मिल गया। दूसरा एक्सेप्शन 5174, ठीक है, इसके पास जो जीन बी सी के, जीन बी सी एंड के ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैपिंग, और यही सेम चीज SB40 वायरस में भी देखने को मिलता है। तो ओवरलैपिंग का भी सिचुएशन यहां पर आ गया। उसके बाद आप ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, सर्कुलर छोटा सा डीएनए है, और उसमें भी 70S राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप सेल पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने पूरा का पूरा रिस्पायरेशन पढ़ा है, प्लांट का फिजियोलॉजी में आप देख रहे थे, वहां पर कितने सारे एंजाइम आकर के क्रेब्स साइकिल ये पूरा परफॉर्म हो रहा है। तो सारे जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे एंजाइम खुद बनाता है, किसी और से बनवा के नहीं लेता है। और एंजाइम प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे बनेगा? डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से, तो डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में खास करके ये थोड़े से जो है वह चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो जैसे AGG एंड AGA कोड करता है आर्जिनिन को, बट माइटोकॉन्ड्रिया में वह एज ए स्टॉप कोडॉन के रूप में काम करता है। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि AGG एंड AGA code for arginine, but in human माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम करता है? टर्मिनेशन का, टर्मिनेशन बोले तो स्टॉप कोडॉन का। तो ये एक क्या हुआ? एक्सेप्शन या भी हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक यूनिवर्सल, क्या बताया था हमने यूनिवर्सल वाले अभी टॉपिक में, कि एक कोडॉन पूरे स्पीसीज में, वायरस से प्लांट एनिमल किसी में भी क्या करता है? एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। लेकिन यहां पर कुछ अलग हो रहा है, आर्जिनिन की जगह पर एज ए टर्मिनेशन कोडॉन या एज ए स्टॉप कोडॉन के रूप में वह काम कर रहा है। ठीक है, या उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो UGA स्टॉप कोडॉन के रूप में काम किया, और साथ ही साथ जो ट्रिप्टोफान है या फिर AUA आइसोल्यूसिन, वह मेथियोनिन को करता है। AUA ये किसका था? आइसोल्यूसिन, लेकिन काम किसके तरह करने लगा? मेथियोनिन का। किसमें? तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये भी ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में ही काम हो रहा है ये सारा चीज। तो ये जो है वो कुछ एक्सेप्शन बन करके हमें मिल गया इस प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड के। एक्सेप्शन हो गए, जेनेटिक कोड का पूरा काम कंप्लीट हमारा हो गया। अब कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन तो आप लोग पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में भी, ठीक है, जिसका कॉमन तो क्या कहते हैं कि किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या डिलीशन होने से पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, हेडिंग दे देंगे म्यूटेशन। ठीक, तो एडिशन और डिलीशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ any one basis change the complete sequence on mRNA। change the complete sequence on mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है उसको पूरी तरह से कंप्लीट चेंज कर देगा। ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस ऑन, चेंज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ mRNA या ऑन mRNA। ठीक है,
जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लो, राम हैज रेड कैप। राम के पास रेड कैप है। अब इसमें किसी भी जगह पर अगर हमने कोई भी एक पार्ट को ऐड किया या किसी भी एक लेटर को कम कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? जैसे अब यहां पर एडिशन ऑफ बी बिटवीन हैज एंड रेड। ओके, अब देखिए बेटा, ये क्या था? 3 लेटर का है, इसका मतलब या एक कोडॉन है या दूसरा कोडॉन या तीसरा कोडॉन या चौथा कोडॉन। अब क्या हो जाएगा? राम हैज, और यहां पर बी अगर आ गया, बी जोड़े हैं तो बी आर ई। अब डी यहां से इधर हो गया तो डी सी ए, सॉरी सी ए, हाँ कैप। अब ये तो डी सी ए और यहां पर पी क्या हो गया? अलग हो गया। या एक कोडॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कोडॉन। अब ये बाहर हो गया। पहले कोडॉन का क्या सीक्वेंस था? राम हैज रेड कैप, और सीक्वेंस क्या हो गया? राम हैज बी डीसीए। ये कोडॉन हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि फिर आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। या जैसे एक और एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ म्यूटेशन इज, कहते हैं म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज ठीक है, इज सिकल सेल एनीमिया। वो क्या है? सिकल सेल एनीमिया है क्लासिकल म्यूटेशन का एक क्लासिकल एग्जांपल। वहां पे क्या था? सिकल सेल एनीमिया आप लोग पढ़ चुके होंगे जेनेटिक्स के टॉपिक में। तो अब यहां पर फिर से हम लोग आपको एग्जांपल में समझाने के लिए दे रहा हूं। ओके, चलिए देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या था, वहां पे क्या क्या आया था। तो चलो देखो, सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक सीक्वेंस के चेंज होने से वो पूरा का पूरा जो हेमोग्लोबिन के ऊपर जो ग्लोबिन का जो चैन है वो पूरा चेंज हो जाता है। और जो आरबीसी का शेप हमारा स्फेरिकल होना या ओवल होना चाहिए था वो इस तरह का हो जाता है, सिर्फ एक एमिनो एसिड के चेंज होने से। अब कैसे, वो आप देखिए कि सिर्फ एक, उसमें 7 जो है यहां पर वैलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाहिले। ओके, वैलिन के पहले और बाद में हिस्टिडीन है। हाँ, वाहिले, टीपी, ग्लू, ग्लूटामेट, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन और थियोनिन, प्रोलीन 1 2 3 4 5 6 7। यस, हमने अपने से याद किया है वाहिले टीपी ग्लू। तो वाहिले टीपी ग्लू मतलब वैलिन, हिस्टिडीन। अब लिखते हैं वैलिन के बाद में है हिस्टिडीन के बाद में है ल्यूसीन, फिर थ्रियोनिन, उसके बाद प्रोलीन, उसके बाद ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड, और फिर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट एक ही बात होती है, ग्लूटामेट। ये 7 हो गए, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ये 7 होने के बाद में अब यहां पर प्रॉब्लम आया कैसे?
ये जो क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया का हम लोग देख रहे थे, जो आप क्लास 12 में जेनेटिक्स के टॉपिक में ही कर चुके हैं आप। ओके, तो जैसे देखिए यहां पर क्या था कि जो GTG, तो इसका क्या हो जाएगा CAC, और इससे बनने वाला जो mRNA होगा वो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा GUG। वो क्या बन गया GUG, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, ये नॉर्मल की हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल सेल, नॉर्मल हेमोग्लोबिन जीन। नॉर्मल हेमोग्लोबिन जीन का जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो वह है GAG। इधर इसके सामने लिखता हूं, यहां पर 6 नंबर पे GAG, तो यहां पर हो जाएगा CTC। अब इससे बनने वाला mRNA GAG, इसका सीक्वेंस से ये 3 to 5 इंड वाला, ये 5 to 3 इंड है, तो यहां पर mRNA क्या बन गया GAG, और GAG किसका कोड है, वैलिन का, सॉरी ग्लूटामेट का। ओके, तो यहां पर ये ग्लूटामेट बना। अब अगर एक सिकल सेल एनीमिया अगर हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ये तो पहले आप देख ले नॉर्मल HB जीन का, अब नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल HBS सिकल सेल एनीमिया जीन का सिर्फ एक सीक्वेंस का चेंज होता है, एक बेस का चेंज होने की वजह से वह ग्लूटामेट जो है वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ग्लूटामेट कन्वर्ट इनटू किसमें, ग्लूटामेट कन्वर्ट इनटू वैलिन। बस एक ही जगह पे क्या आ गया है, यहां पर एक ही जगह पे T आ जाएगा। तो अगर GTG है तो यहां पर क्या हो जाएगा GTG, तो CAC, T का कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इससे बनने वाला जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका CUG, और इसके जगह पे अब क्या रिप्लेस होकर जाएगा, तो वह हो जाएगा वैलिन, और जब वैलिन होगा तो वह HBS वाला बन जाएगा, और ये नॉर्मल HBG। अब समझ में आई बात, सिर्फ एक सीक्वेंस चेंज होने से पूरा का पूरा कहानी चेंज हो जाता है, एक बेस के चेंज होने से। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे जेनेटिक कोड से रिलेटेड क्वेश्चन का, कि हाउ मेनी, देखिए 150 नाइट्रोजिनस बेस ऑन mRNA, एक mRNA पे 150 नाइट्रोजिनस बेस हैं। ओके, अब 150 है तो ये कितने पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएंगे, आप कर सकते हैं, 50 कितने हो जाएंगे, 50 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या बनाएगा, फॉर्म्स 50 एमिनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन, 50 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। पहला तो ये बता दिए आपको कि एक mRNA के ऊपर 150 नाइट्रोजिनस बेस है, यानी 150 नाइट्रोजिनस बेस से बना हुआ एक mRNA है, जिससे 50 एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। अब हम कहते हैं कि आफ्टर 75 बेस a base is added, एक बेस उसमें जुड़ गया है, then how many amino acid sequence will be altered, कितने एमिनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजेस आएंगे। ओके,
आपको ये बताना है बस। अब ये हमारा जेनेटिक कोड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। जेनेटिक कोड के पोर्शन के बाद में अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टार्ट करना है ट्रांसलेशन। क्या से देखना हम लोगों को? ट्रांसलेशन। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन। यहां तक ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आपको इसका आंसर हमें सेंड करना है। ओके, तो आपको आज दोपहर तक इसका आंसर सेंड कर देना है, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास में तो मैं इसका आंसर दे ही दूंगा आपको, लेकिन आप कितना जल्दी करते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसलेशन। ठीक है।